हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So we have already done some multiple choice questions for polity, for Punjab GK as well as for geography. तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, please check them out on this channel. So in this video we will be discussing, we will actually be continuing with the series in which we are discussing multiple choice questions. और आज हम थर्ड ये वीडियो है ज्योग्राफी की कैटेगरी में. So let us just start with the video. The first question for geography today: which of the following makes the northern boundary of Deccan Plateau? काफ़ी इजी क्वेश्चन है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से. डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री इनमें से क्या है? ए अरावली रेंज, बी विंध्या रेंज, सी छोटा नागपुर प्लेटू और डी नन ऑफ दीज. टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेमोराइज करने वाला नहीं है. जो डेक्कन प्लेटू है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री इनमें से कौन सा फीचर जो है वो बनाता है? लेट अस सी द मैप फर्स्ट. तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है काइंड ऑफ, और ये है हमारा डेक्कन प्लेटू. दिस इज द डेक्कन प्लेटू रीजन. तो डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री, सी अरावलीज तो यहाँ पर है, देर आर विंध्याज हेयर एंड देन देर इज छोटा नागपुर प्लेटू हेयर. सो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है दैट इज एक्चुअली मेड बाय द विंध्या माउंटेन्स और द विंध्याज. सो द आंसर हेयर वुड बी बी, Vindhya range. So B is your answer. Question number 2. Which of the following statements in regard to the peninsular rivers of Indian subcontinent is true? Peninsular rivers के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यानी कि 3 स्टेटमेंट्स इसमें से गलत हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट, दीज फ्लो थ्रू डीप गॉर्जेज एंड वैलीज. बहुत डीप गॉर्जेज और वैलीज से ये फ्लो करती हैं. सेकेंड, दीज हैव पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई. पेरेनियल मीन्स कंटिन्यूअस, यानी कि ये पूरा साल बहती रहती हैं क्योंकि इनको कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मिलती रहती है. थर्ड, मोस्ट ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. मोस्ट आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. फोर्थ, मिएंडरिंग कोर्स इज देयर चीफ कैरेक्टरिस्टिक. मिएंडरिंग यानी कि ये मिएंडर करती हैं. सो विच ऑफ दीज इज ट्रू? देखते हैं इन रिवर्स के फीचर्स क्या होते हैं. दे फ्लो इन शैलो वैलीज. ये शैलो वैलीज में फ्लो करती है, ना कि डीप वैलीज में, यानी कि पहली स्टेटमेंट हो गई गलत. सेकेंड, मोस्ट ऑफ दीज आर सीजनल नॉट पेरेनियल. ये सीजनल होती हैं, तो एक और स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई वहां पर. देन ड्यूरिंग समर देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन वाटर वॉल्यूम. तो इसी से लिंक्ड है कि पेरेनियल यानी कि पूरा साल सेम उसमें नहीं बहती, सेम क्वांटिटी में या फ्लुएंसी में नहीं बहती. तो समर के दौरान देयर इज रिडक्शन इन देयर वाटर वॉल्यूम. देन देयर इरोजिव एक्टिविटी इज वेरी लेस. इरोजन बहुत कम करती है ये. देयर फ्लो इज स्ट्रेट एंड लीनियर ड्यू टू हार्ड रॉकी बेड एंड दे लैक सिल्ट एंड सैंड. देयर फ्लो इज स्ट्रेट एंड लीनियर. तो ये मिएंडरिंग कोर्स इनका नहीं हो पाता है. मिएंडरिंग रिवर्स होती हैं हिमालयन रिवर्स. दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. मिएंडरिंग वाली भी गलत है, पेरेनियल वाली भी गलत है और डीप वैलीज वाली भी गलत है. राइट. सो डीप गॉर्जेस में नहीं बहती हैं नदियां ज़्यादा, पेरेनियल सोर्स नहीं होता इनका, एंड दे डू नॉट हैव ए मिएंडरिंग कोर्स. तो जो स्टेटमेंट सही है दैट इज द थर्ड वन. मोस्ट ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. ज़्यादातर ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या हो सकता था. इनमें दो स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नॉट एंटायरली, कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. जैसे दे फ्लो थ्रू डीप गॉर्जेस एंड वैलीज एंड दे हैव अ मिएंडरिंग कोर्स. ये दोनों बातें एक साथ हो ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर डीप गॉर्जेस और वैलीज होंगी तो वो मिएंडर इजीली नहीं कर पाएंगी. देन द लेवल ऑफ कटिंग इन द वैली इज़ वेरी डीप और उसकी वजह से मिएंडरिंग नहीं कर पाती रिवर. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं समवट. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. सिमिलरली ये दोनों स्टेटमेंट्स भी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अगर ध्यान से देखेंगे. इनके पास पेरेनियल वाटर सप्लाई का सोर्स होता है और ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती हैं. ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती. पेरेनियल वाटर सप्लाई होती है पूरा साल वाटर सप्लाई, और पूरा साल बारिश नहीं होती है कहीं भी पूरे इंडिया में.
तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगी. सो दे हैव पेरेनियल सोर्स, ये वाली स्टेटमेंट गलत है. दे डू नॉट हैव ए पेरेनियल सोर्स ऑफ. पेरेनियल होती हैं रिवर्स जैसे कि हिमालयन होती हैं, और उसका भी कारण रेनफॉल नहीं होता, उसका कारण होता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. जितनी देर ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहे उतनी देर फिर रेनफॉल होती है. दैट्स वाई दे हैव अ पेरेनियल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर. तो ये जो थोड़ा सा इंटर ही आप में मतलब विद इन द स्टेटमेंट्स आपको कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर ये पता चल जाए तो आप थोड़ा सा इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सारे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके फीचर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही एक्चुअली आंसर छुपा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड एरिया इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया के एक्सट्रीम साउथ में कौन सा पॉइंट है? ए केप कॉमोरिन, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी पुडुचेरी. बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी भी गलती आंसर चेंज कर सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड एरिया इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे सदर्न लैंड एरिया कौन सा है? केप कॉमोरिन, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और पुडुचेरी. देखिए इसमें से जो बिल्कुल ऑब्वियस एलिमिनेशन है दैट इज पुडुचेरी. पुडुचेरी तो बिल्कुल साउथ में नहीं आता है, राइट. पुडुचेरी जो यनम है दैट इज इन आंध्र प्रदेश. जो पुडुचेरी और कराईकल है, सी यनम, देर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पुडुचेरी. यनम जो है ये आता है आंध्रा में, आंध्रा की बाउंड्री में. देन योर पुडुचेरी एंड कराईकल, these two are in the territory of Tamil Nadu. And then Mahe, fourth one, is in Kerala. तो इन चारों में से कोई भी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, तो पुडुचेरी इज एन ऑब्वियस एलिमिनेशन. सिमिलरली रामेश्वरम ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि रामेश्वरम साउथ से काफ़ी ऊपर है, साउथ ईस्ट वाली साइड पे है और ये भी तमिलनाडु में है. सो रामेश्वरम कैन नॉट बी द सदर्न मोस्ट पॉइंट. अब बचे हमारे पास दो, केप कॉमोरिन एंड इंदिरा पॉइंट. तो अब इसमें जो आंसर है आपका दैट इज बी इंदिरा पॉइंट. उसका कारण ये है कि अगर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में लिखा होता मेनलैंड इंडिया, एक्सट्रीम साउथ ऑफ मेनलैंड इंडिया, या पेनिनसुलर इंडिया, मेनलैंड या फिर पेनिनसुलर इंडिया, अगर ये वर्ड्स यूज किए गए होते तो इसका आंसर होता केप कॉमोरिन. क्योंकि जब भी हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं समवेयर लाइक समहाउ लाइक दिस, तो इसका ये वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दिस इज एक्चुअली केप कॉमोरिन, लेकिन वो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. पूरे इंडिया के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप भी है. तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में निकोबार में सबसे लास्ट जो पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट. तो अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है देन इंदिरा पॉइंट विल बी द आंसर, जैसे कि यहाँ हो रहा है एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, नॉट इन पेनिनसुलर इंडिया और इन मेनलैंड इंडिया. अगर पूछा गया होता कि पेनिनसुलर मेनलैंड इंडिया में तो इसका आंसर होता केप कॉमोरिन. तो इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए. तो अगर इस मैप को हम ध्यान से देखें, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स. तो यहाँ सबसे साउथ में जो पॉइंट है अराउंड 6 डिग्री नॉर्थ पे दैट इज इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड्स. तो इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है. ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर किबिथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो इंदिरा कॉल इन सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा कॉल. और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो यहाँ गुजरात के कच्छ में गोहार मोती. तो ये चारों सदर्न मोस्ट टिप्स हैं इंडिया के जो कि आपको पता होने चाहिए. मेनलैंड की बात करें तो यहाँ पर सदर्न मोस्ट है केप कॉमोरिन अराउंड 8 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे, 8.6 डिग्री नॉर्थ पे. तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है. 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स के बीच में सिचुएटेड है? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है. 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स के बीच में है? नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार और लेकेडाइव एंड मिनिकॉय. कौन से दो आइलैंड्स के बीच में 10 डिग्री चैनल सिचुएटेड है? इनफैक्ट यू शुड नो
कि 8 डिग्री चैनल, देन 9 डिग्री चैनल, देन डंकन पैसेज। ये कुछ 3-4 पैसेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। बेसिकली ये डिग्री क्या है, दिस इज लैटिट्यूड। जैसे इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, तो ये कौन से लैटिट्यूड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर आइलैंड्स को सेपरेट करते हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्रीज कहते हैं हम, से 17th पैरेलल जो है वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को सेपरेट करता था। इसी तरह से 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। सो थिंग्स लाइक दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो साउथ में पैरेलल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 10 डिग्री चैनल, सबसे पहले हम मैप देखते हैं। तो इस मैप में अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में जो आइलैंड आ रहा है दिस इज लिटिल अंडमान, और साउथ में जो आ रहा है दिस इज कार निकोबार। मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या फिर अंडमान आइलैंड्स ऑन द वन हैंड एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन द अदर हैंड, एक ही बात है। आइदर यू कैन से अंडमान्स एंड निकोबार्स और लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। दिस इज द आंसर टू योर 10 डिग्री चैनल। उसके बाद ये बाकी देखते हैं, जो आपका 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल इज बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लकेडाइव एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। उसके बाद जो 8 डिग्री चैनल है दिस इज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। और जो आपका डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज भी इसी इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। सो डंकन पैसेज इज हेयर, ये है आपका डंकन पैसेज। सो डंकन पैसेज आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, राइट। सो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका हो गया डंकन पैसेज। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल एंड डंकन पैसेज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए इंडिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हम फिजिकल मैप में हमें सब कुछ पता है, बट इफ वी लुक इनटू डिटेल्स देयर इज अ लॉट टू नो अबाउट। द पालघाट गैप, पालघाट गैप कनेक्ट्स तमिलनाडु विद विच स्टेट। गैप क्या होता है? गैप इज लाइक, जैसे माउंटेन रेंज चल रही है, माउंटेन रेंज के बीच में एक गैप आ जाता है, जो कि जहाँ पर माउंटेन रेंज खत्म हो जाती है उसके बाद छोटा सा गैप है ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, और फिर दोबारा से वही माउंटेन रेंज रिज्यूम होती है। सो थ्रू दैट गैप देयर इज अ लैंड या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू लैंड मासेस, या फिर प्लेन एरिया जो है वो कनेक्ट होता है। तो बहुत सारे गैप्स हैं ये इंडिया के साउथ में, पाल घाट गैप, भोर घाट गैप, थल घाट गैप। तो ये जो पाल घाट गैप है ये कौन सी दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है? तमिलनाडु को किस स्टेट से कनेक्ट करता है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, या फिर बोथ ए एंड बी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैप 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता हो। तो कौन सा इसमें से आंसर है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब होगा कि तमिलनाडु को वो केरला से भी कनेक्ट करता है, कर्नाटका से भी, या फिर सिर्फ केरला से, कर्नाटका से, या फिर आंध्र प्रदेश से। मैप पे देखते हैं। सबसे पहली बात तो पालघाट गैप की बात हो रही है और सदर्न स्टेट्स की बात है, दैट मीन्स इट शुड बी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज द मैप ऑफ सदर्न इंडिया। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये पालघाट गैप है। सो हियर वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूइंग लाइक दिस, और उसके बीच में यहाँ पर पालघाट गैप आ जाता है। सो यहाँ पर है आपका तमिलनाडु और यहाँ पर है केरला, तमिलनाडु एंड केरला। दैट मीन्स इट कनेक्ट्स तमिलनाडु विद केरला। सो योर आंसर इज ए, केरला. So Palghat Gap connects Tamil Nadu with Kerala. So Palghat Gap is a major break in Western Ghats mountain range in southwestern India. It's a major break. और ये नीलगिरी हिल्स इसके नॉर्थ में है और अन्नामलाई हिल्स जो है इसके साउथ में है। तो इसको कई बार दूसरी तरह पूछा जा सकता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में कौन सा गैप है, या फिर जो पालघाट गैप है वो कौन सी दो हिल्स के बीच में है, नीलगिरी एंड अन्नामलाई। कैसे भी ये पूछा जा सकता है। इट इज 20 माइल्स वाइड, 32 किलोमीटर चौड़ा है ये, और केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर है, सर्विंग एज अ मेजर कम्युनिकेशन रूट बिटवीन दीज टू स्टेट्स। यहाँ से रोड्स, हाईवेज वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं।
Question number 6. Mangrove vegetation in India, mangroves, is most extensive where? सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ मिलती है? A. Malabar, B. Run of Kutch, C. Sundarbans और D. None of these. Again a relatively easy question. सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ मिलती है? And not only in India बल्कि पूरी दुनिया में ये जगह बहुत फेमस है. This particular place, it is the largest of something in the entire world. कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन? जहाँ पर दलदली एरिया होता है, जो पानी है वो मेनलैंड में आता है. The answer here is C. Sundarbans, the largest delta in the world as well. गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का ये combined delta है. So the mangroves of Sundarbans is the largest single block of tidal halophytic mangroves in the world. This mangrove forest is famous for Royal Bengal tiger and crocodiles. तो सुंदरबंस हैं सबसे बड़े मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड. मैनग्रोव एरियाज आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल यूज. उसमें थोड़ा सा जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है. मैनग्रोव्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं ये. एंड द ट्रीज में वेरी इन हाइट फ्रॉम 8 to 20 मीटर्स. दे प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामीज. तो मैनग्रोव्स के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में स्टडी करते हैं. बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं. सुनामी का इम्पैक्ट कम करते हैं, साइक्लोन्स का इम्पैक्ट कम करते हैं. और यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है वो काफ़ी ज़्यादा रिच पाया जाता है. स्पेशल टाइप के ट्रीज़ होते हैं जिनकी रूट्स जो है वो पानी से बाहर आती हैं, स्टिल्ट रूट्स होती हैं. सो अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ इकोलॉजी इज़ देयर इन द मैनग्रोव इकोसिस्टम. और ये मिलती है हमें सुंदरबंस में. क्वेश्चन नंबर 7, सेंसस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड in Indian demography is 1905, 1921, 1947 और 1965. The year of great divide का मतलब है कि जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो उसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मतलब है कि कैसे एक सोसाइटी जो है वो डिफरेंट डेमोग्राफिक फेजेस से या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस से गुजरती है. पहली स्टेज में डेथ रेट भी बहुत हाई होता है, बर्थ रेट भी बहुत हाई होता है. बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट आर एक्सट्रीमली हाई. सेकेंड स्टेज में जो बर्थ रेट है वो हाई रहता है, लेकिन डेथ रेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में न्यूट्रिशन आता है, मेडिकल साइंस तरक्की करती है, एजुकेशन हेल्थ केयर आता है, डेथ रेट कम होना शुरू हो जाता है. लेकिन अभी अवेयरनेस इतनी नहीं आई कि लोग बर्थ रेट भी कम करना शुरू कर दें, बिकॉज फैमिली प्लानिंग मेजर्स आर नॉट अडॉप्टेड पर से. तो इंडिया में वो कौन सा टाइम था जब ये सेकेंड फेज शुरू हुआ कि डेथ रेट कम होना शुरू हो गया लेकिन बर्थ रेट कॉन्स्टेंट रहा. तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही वो साल था जब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि बर्थ रेट तो उतना ही रहा लेकिन डेथ रेट कम हो गया. वी रिड्यूस द डेथ रेट सिग्निफिकेंटली. तो वो कौन सा ऐसा साल था सेंसस का जब से ये ग्रेट डिवाइड देखने को मिलता है कि उसके बाद से बर्थ रेट तो बढ़ता ही रहा लेकिन डेथ रेट कम होने लग गया, जिसकी वजह से इंडियन पॉपुलेशन आज इतनी बड़ी है, जिसको हम एक बेस ऑफ द पिरामिड इफेक्ट भी कहते हैं, कि जिसकी वजह से इंडिया की बेस इतना बड़ा है पॉपुलेशन का आज की डेट में. सो विच इज़ दैट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड व्हेन दिस फेज स्टार्टेड. द डेथ रेट स्टार्टेड टू लोअर डाउन बट द बर्थ रेट रिमेन्ड कांस्टेंट. तो इसका आंसर है B, 1921. This year is known as the year of great divide in Indian demography. So 1921 को कहा जाता है when mortality rate started to decline leading to acceleration in the rate of population. The second stage. तो 4 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की. सेकेंड स्टेज शुरू हुई इंडिया में 1921 में जब मोर्टेलिटी रेट कम होना शुरू हो गया. तो यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं दिस इज द ईयर 1921. तो कैसे 1921 में जो ग्राफ है वो तब से बढ़ना शुरू हुआ है एंड इट हैज़ नेवर बीन कमिंग डाउन. उसके बाद से इंडियन पॉपुलेशन इज ऑन द राइज. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following pairs of primitive tribes and places is not correctly matched? इनमें से कौन सी ट्राइब और उनकी जो जगह है रहने की वो करेक्टली मैच नहीं है? पहली है बक्सा ट्राइब इन पौड़ी गढ़वाल. सेकंड इज कोल ट्राइब इन जबलपुर. थर्ड इज मुंडा ट्राइब इन छोटा नागपुर. एंड फोर्थ इज कोरबा ट्राइब इन कोडगू. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ट्राइब्स और उनकी लोकेशन
इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ जोग्राफी। तो कौन कौन सी ट्राइब कहाँ कहाँ पर रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, सम 60-70 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यू शुड नो। तो उन्हीं में से हैं, कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल ट्राइब्स नहीं है, दीज आर वेरी कॉमन ट्राइब्स। तो कौन सी इनमें से गलत मैच्ड है? देखिए, बक्सा ट्राइब पौड़ी गढ़वाल में रहती है, दिस इज ट्रू। कोल ट्राइबल इज इन जबलपुर रीजन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मुंडा ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है ये मुंडा ट्राइब, और ये हिस्ट्री में भी बहुत बार रिपीट होती है। मुंडा रिबेलियन हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, तो झारखंड में हुआ था वो, मॉडर्न डे झारखंड में। सो इट इज़ इन छोटा नागपुर रीजन। बचती है कोरबा ट्राइब इन कोडगू रीजन, दिस इज नॉट करेक्ट। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। सो कोडगू जो है ये कर्नाटका में है, जबकि जो कोर ट्राइब है या कोरबा ट्राइब है, दिस इज इन छोटा नागपुर विच लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो जो कोर ट्राइब है ये भी छोटा नागपुर की ही है। ऑलराइट, कोरबा ट्राइब दिस इज ऑल्सो इन द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। तो ये आपका आंसर है, डी इज योर आंसर। Question number 9. Which one of the following states of India is the least densely populated? तो अब हम आज की डेट में इसकी बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ 2011 सेंसस, क्योंकि जब तक अगला सेंसस नहीं आ जाता द प्रीवियस सेंसस डेटा रिमेन्स रेलिवेंट। 10 साल तक वो रेलिवेंट रहता है। इनफैक्ट 2020 का सेंसस तो खैर बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन हो नहीं पाया, बट अगर वो हो भी जाए, इवन देन यू हैव टू डू 2011 सेंसस डेटा एज वेल, ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सको। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेट इंडिया में लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड थी, यानी कि सबसे कम पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया थे? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। चारों ही काफ़ी लाइकली स्टेट्स हैं बिकॉज चारों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन आपको एरिया वाइज देखना है बिकॉज इट इज़ लाइक द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन टू एरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है वो सबसे कम पाई गई थी उस सेंसस में। तो जो पॉपुलेशन थी अरुणाचल प्रदेश की, इट वाज जस्ट 13 लाख, हालांकि सिक्किम से ज़्यादा थी, बट द एरिया इज़ मच मोर देन सिक्किम। डेंसिटी है सिर्फ 17 पर स्क्वायर किलोमीटर्स, काफ़ी कम डेंसिटी, जबकि इंडिया की जो ओवरऑल डेंसिटी है दैट इज़ 383 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज़ 383, बट अरुणाचल की थी सिर्फ 17। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? सेंचुरी बताई गई है और उसकी लोकेशन। ए एलिफेंट सेंचुरी पेरियार इन केरला, बी टाइगर सेंचुरी इन मानस असम, सी बर्ड सेंचुरी इन घाना राजस्थान, और डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बंदीपुर कर्नाटका। सो विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सी सेंचुरी उस जगह पर नहीं है जहां पर ये दिखाई गई है? एलिफेंट सेंचुरी पेरियार में है, ये करेक्ट है। टाइगर सेंचुरी मानस, काफ़ी फेमस है मानस टाइगर सेंचुरी असम में। देन बर्ड सेंचुरी राजस्थान में अगेन इज़ वेरी फेमस, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में नहीं है। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ है इट इज़ फाउंड मेनली इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, इन वेस्टर्न गुजरात, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत प्रोमिनेंटली पाया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ नॉट अ, जितने भी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं तरीके, ऑल दीज आर नॉट द मेथड्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट ऑफ दीज आर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो जानवर वहाँ जहाँ पर है उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसे प्रिजर्व किया गया है। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस, इनफैक्ट इन ऑल ऑफ दीज केसेस, ये जो एनिमल्स हैं ये ट्रांसलोकेट नहीं किए गए हैं। दिस इज ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें प्रिजर्व किया गया है। सो वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है इट इज़ नॉट कर्नाटका, इट इज़ गुजरात। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ऑल्सो नोन एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन गुजरात स्टेट। करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, established in 1972 and it comes under the Wildlife Protection Act of 1972. तो वाइल्ड लाइफ वैसे भी रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देर आर सर्टन लिंकेजेस बिटवीन environment ecology and geography, that's why we have taken up this question here.
So, this was all. If you liked the video, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.